नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनके आम योगदान पर। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका, उनके कुछ अहम फैसले, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार सोचती हूँ कि अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद आज का भारत बिल्कुल अलग होता। हो सकता है कई रियासतों का एक समूह होता जिन्हें पार करने के लिए शायद वीजा लगता। अंग्रेजों ने तो जाते जाते इस देश को कई टुकड़ों में छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। बिल्कुल। और इन चुनौतियों का सामना करने का जज्बा वो उनमें बचपन से ही था, ऐसा कहते हैं। एक कहानी है, शायद सुनी भी हो आपने, कि बचपन में उन्हें एक फोड़ा हुआ था और जब वैद्य गरम सलाख से उसे दागने में हिचकिचाए तो बालक पटेल ने खुद ही वो सलाख लेकर फोड़ा फोड़ दिया। दर्द सहने की क्षमता और वो जो दृढ़ निश्चय होता है, उसका ये शायद पहला संकेत था। जबरदस्त। अच्छा, तो उन्हें ये सरदार की उपाधि कैसे मिली? हमारे स्रोतों में भी 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जिक्र है काफी। मामला लगान बढ़ाने का था, है ना? हाँ बिल्कुल। गुजरात में फसलें खराब हुई थीं और अंग्रेजों ने लगान सीधा 6% से बढ़ाकर 22% कर दिया। बहुत ज्यादा था ये। तो पटेल ने कमान संभाली और उनकी रणनीति कमाल की थी, जैसा दस्तावेज बताते हैं। उन्होंने गुप्तचरों का जाल बिछाया, पता लगाते कि किस किसान की जमीन नीलाम होने वाली है। अच्छा। और नीलामी से ठीक पहले उस किसान को कहीं और भेज देते थे, गायब भी कर देते थे। अरे वाह, मतलब अंग्रेज पहुंचते तो ना किसान मिलता ना जमीन नीलाम हो पाती। चालाकी से काम लिया। बिल्कुल। अंग्रेज प्रशासन पूरी तरह पस्त हो गया, न टैक्स मिला न जमीन। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और लगान वापस 6% करना पड़ा। इसी जीत के बाद वहां बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सम्मान से सरदार कहना शुरू किया। ये तो सच में नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। और फिर आया वो पहाड़ जैसा काम, देश की 565 रियासतों को भारत में मिलाना। ये कैसे मुमकिन हुआ, इतना बड़ा काम? देखिए, ये पटेल की राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ता का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे स्रोतों से यही पता चलता है कि उन्होंने हर स्थिति के हिसाब से अलग तरीका अपनाया। वो जिसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर नीति का प्रयोग किया। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत और समझाने बुझाने से ही मान गई, मतलब साम और दाम से। लेकिन कुछ मुश्किल मामले भी तो थे, जैसे जूनागढ़ का सुना है मैंने। हाँ, जूनागढ़ एक मुश्किल केस था। वहां का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर प्रजा ज्यादातर हिंदू थी। तो पटेल ने सीधे नवाब से नहीं उलझे, उन्होंने पहले जागीरदारों को भारत के पक्ष में किया। ये हुई भेद नीति। फिर जनमत संग्रह कराया, प्लेबिसाइट, और उसमें लगभग सारे वोट भारत के पक्ष में ही पड़े। मामला निपट गया। अच्छा, और हैदराबाद? वहां तो निजाम आजाद रहना चाहते थे, है ना? हैदराबाद का मामला और भी ज्यादा पेचीदा था। निजाम ने तो स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी थी और भारत विरोधी गतिविधियां भी होने लगी थी वहां। जब बातचीत मतलब साम पूरी तरह विफल हो गई, तब पटेल ने दंड का प्रयोग किया, सख्ती दिखाई, सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं, उसका आदेश दिया और 5 दिनों के अंदर हैदराबाद भारत का अंग बन गया। अच्छा, यानी जरूरत पड़ने पर वो सख्त कदम उठाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटे। जोधपुर का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है ना? मैंने पढ़ा था कि वहाँ के महाराजा तो पाकिस्तान में मिलने को लगभग तैयार ही थे। हाँ, वो मामला भी बड़ा क्रिटिकल था। महाराजा हनवंत सिंह जिन्ना से मिलाए थे, उन्हें काफी रियायतें देने का वादा भी किया गया था। सोचिए, अगर जोधपुर पाकिस्तान में जाता तो पूरा रेगिस्तानी इलाका, सामरिक रूप से स्थिति बहुत नाजुक हो जाती। तो पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाया। अब सूत्रों के अनुसार उन्होंने थोड़ा पिता समान अधिकार जताते हुए थोड़ा दबाव डालकर समझाया कि भाई आपकी हिंदू प्रजा के हित में नहीं है। आखिरकार महाराजा मान गए। तो रियासतों को जोड़ने के साथ साथ पटेल कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तो एक बहुत बड़े नेता थे। और हमारे स्रोतों में 1946 के उस कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का भी जिक्र है, जो कि आगे चल के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। कहते हैं कि ज्यादातर वोट पटेल के पक्ष में थे। हाँ, तथ्य तो यही बताते हैं। 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, पर गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उनका तर्क यह था कि नेहरू शायद दूसरे नंबर का पद स्वीकार ना करें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अंग्रेजों से बातचीत में बेहतर होंगे, ऐसा उनका मानना था। और पटेल ने उन्होंने मान ली गांधी जी की बात। हाँ, गांधी जी के कहने पर उन्होंने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया। ये उनकी निस्वार्थ भावना और गांधी जी के प्रति जो उनका गहरा सम्मान था, उसे दिखाता है।
हालांकि ये सोचने वाली बात जरूर है कि अगर ऐसा ना होता तो शायद भारत की शुरुआती दिशा कुछ अलग होती, कौन जाने। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर भी तो बड़ा काम किया था। वो आईसीएस को आईएएस बनाने वाला। बिल्कुल, अंग्रेजों की जो इंडियन सिविल सर्विस थी, आईसीएस, वो मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और राजस्व देखती थी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू। पटेल ने उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में बदला और उसे सिर्फ हिसाब किताब रखने वाली सर्विस नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का स्टील फ्रेम बनाने की कोशिश की। मतलब नीति निर्माण से लेकर विकास कार्यों तक का जिम्मा सौंपा, एक नया विजन दिया। निसंदेह सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान तो इस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोना ही था। और उनकी दूरदर्शिता देखिए, अनुच्छेद 370 में भी उन्होंने वो प्रावधान जुड़वाया था कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर संसद इसे बदल सके। इतना ही नहीं, वो चीन की जो विस्तारवादी सोच थी, उसको लेकर नेहरू जी को लगातार चेतावनी भी लेते रहे थे। पहले ही उन्होंने भांप लिया था। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, पर एक एकीकृत और मजबूत भारत का जो उनका सपना था, वो आज भी हमारे सामने है। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाना, इसी सपने को, इसी योगदान को याद करना है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि अगर पटेल की चीन जैसी बाहरी शक्तियों के बारे में जो शुरुआती चेतावनियां थीं, उन पर अगर उस समय और गंभीरता से विचार किया गया होता, तो भारत की विदेश नीति और सुरक्षा का रास्ता आज क्या होता, ये सोचने वाली बात है।